यहाँ पे लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करूँगा। हमने कल की क्लास के अंदर एक सेशन सॉर्ट स्टार्ट करी थी और इस सेशन सॉर्ट के अंदर हमने सेशन सॉर्ट का सूडो कोड देख रहे थे। और इस कोड के अंदर हमें अपने पास कुछ वैल्यूज थी, जिन वैल्यूज पर हम अपने पास आइट्रेशन चला के ये देख रहे थे कि जब आपके पास कंपाइलर आपका कोड रन कर रहा होता है, या जब कंपाइलर के अंदर आपके पास एक सूडो कोड या सोर्स कोड कंपाइल होने के लिए जाता है, तो हाउ इट चेंजेस द वैल्यू, हाउ इट कंपेयर्स द वैल्यू, किस तरह से आपके पास जो है इंडेक्सेस की वैल्यूज आपस में शफल होती हैं, कैसे वो अपने पास वैल्यूज को कंपेयर कर रहा होगा, और कंपैरिजन के बाद आपके पास एक न्यू वैल्यू आपको क्रिएट करके या सॉर्ट करके आपको दे रहा। ये कुछ हमारे टास्क थे। इन टास्क के ऊपर हमें अपने पास बात करनी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स है, आई जे ई ए ऑफ जे और ए जे प्लस। इन वेरिएबल्स के साथ आपको एक एरे भी गिवन किया गया है लेफ्ट साइड के ऊपर। और इस लेफ्ट साइड के एरे के अंदर आपके पास 30 एंड 40 होंगे। राइट नाउ हमारे पास चार इंडेक्सेस के बिल हैं, और इंडेक्सेस की जो पोजीशंस है वो हमने स्टार्ट करी है 1 से। आप चाहें तो इन इंडेक्सेस की पोजीशंस को 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो वन से शुरू कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। द साइज ऑफ एरे इज स्टिल द सेम। अगर आप 0 से शुरू करते हैं तो आपके पास 10 तक पोजीशन आ रही होगी। अभी हमने अपने पास स्टार्ट किया है 1 से, तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो 4 तक पोजीशन। ठीक है। हमने कल की क्लास में इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था। आई विल ऑल ऑफ यू टू रिकमेंड कि अपने पास एक कोई ना कोई कॉपी या पेपर साथ में जरूर रखें, पेपर पेन। क्योंकि आप अगर ये साथ साथ आइट्रेशंस अपने पेपर पे परफॉर्म करते जाएंगे, तो आपके पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि आप किस तरीके से कंपाइलर के अंदर प्रोग्राम्स को, किस तरीके से कंपाइलर आपके प्रोग्राम को रन करके प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स सपोज कि मेरे पास ये सारे वेरिएबल्स थे, और इन सारे वेरिएबल्स की वैल्यू मैंने देखा था इनिशियली कि ये सारे सारे वैल्यूज जीरो, नल भी कह सकते हैं आप, जीरो भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इनिशियली अभी तक मैंने कोई भी वैल्यू जो है यहाँ पे यूटिलाइज या यूज नहीं की। जब तक कोई वैल्यू मैंने यूज यहाँ पर नहीं की, तब तक इन सब की वैल्यू मेरे पास से एज अ कंपाइलर आपका वो नल ही कंसिडर करता है। व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट इनिशियलाइजिंग योर वेरिएबल, देन वो उनकी वैल्यू नल या गार्बेज वैल्यू से हटा के आपके पास एक न्यू वैल्यू, जो भी आप इनिशियलाइज करने में इंटरेस्टेड है, वो आपके पास चली जाती है। अदरवाइज व्हेन यू हैव डिक्लेयर्ड, तो वहाँ पे कोई भी वैल्यू नल के अलावा नहीं। यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज सबसे पहली लाइन की आप बात करते हैं, यहाँ पे दो पैरामीटर्स आपके पास एक सॉर्ट के एल्गोरिथम में पास हो रहे थे, जिसमें पहला पैरामीटर आपके पास आ रहा था ए कॉमा एन। ए इज रिप्रेजेंटिंग द एरे हियर, एन इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ या साइज ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व। ठीक है, साइज ऑफ एन एरे जिसके थ्रू आप अपना लूप चला सकते हैं, जिसके थ्रू आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स की टोटल रेंज पता हो सकती है। ए इज रिप्रेजेंटिंग द एरे, कि आपके पास एक आपने एरे इनिशियलाइज किया है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने स्टोर किए हैं। पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप उस एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलरेडी स्टोर हो चुके हैं, उन सब की रिकॉर्ड मेंटेनेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस nth फ्रॉम की, यानी इस nth वेरिएबल की आ जाती है। नेक्स्ट वी हैव फॉर आई इक्वल टू 2 to n। आई का जो लूप है इसे स्टार्ट करा है हमने, और वो जा कहाँ तक रहा है, n, दैट इज द नंबर ऑफ पैरामीटर, और यानी कि लेंथ ऑफ एन एरे, जितनी लेंथ होगी मेरे एरे की वहां तक का हम लूप चलाएंगे। और हम अपना लूप 2 से स्टार्ट कर रहे हैं इंस्टीड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इसकी वजह यह है कि आपके पास इनिशियली टू ऑफ द एलिमेंट वी हैव टू पिक अप एंड देन कंपेयर इट। हमने जब लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, ये वाली जब हमने स्लाइड करी थी, तो देखिए मैंने कौन सी पोजीशन का एलिमेंट सबसे पहले उठाया है, सेकंड नंबर की पोजीशन का। अब वो 0 1 2 3 हो या 1 2 3 4 हो, इससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन जो मैं उठा रही हूँ एलिमेंट, वो सेकंड पोजीशन का है। दैट्स वाई हम जब इंसर्शन सॉर्ट की बात कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो आप लूप लगाते हैं, वो लूप आपका
सेकेंड इंडेक्स यानी कि 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड देन जहां तक आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, लेट्स सपोज वी हैव 4 एलिमेंट्स, तो आपका ये जो n है वो 4 टाइम्स तक जाएगा। अगर यहाँ पे और मजीद एलिमेंट होते तो और भी आगे जा सकते। की इक्वल टू एरे ऑफ आई, ठीक है, की इक्वल टू एरे ऑफ आई। आई की वैल्यू मैंने शायद लास्ट क्लास से भी ये बातें करी होंगी, और हम दोबारा भी यहीं पे लिख लेते हैं कि लेट सपोज मेरे पास आई की इनिशियल वैल्यू है इस वक्त 2। मुझे क्या चाहिए था, एरे ऑफ आई, सॉरी आई चाहिए था, तो आई की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, ओपन 2। सो इट्स सिंपली रिप्रेजेंटिंग कि आपके पास जो एरे ऑफ 2 इंडेक्स की वैल्यू है वो आपने यहाँ पे रख देनी है। मेरे पास यहाँ सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू आ रही है 10, तो इवेंचुअली एरे ऑफ आई यानी कि एरे ऑफ 2 पोजीशन इज 10। तो इस वाली लाइन पे मेरे पास जो वैल्यू बनती है एरे ऑफ आई की वो 10 थी। इट मीन्स कि की के अंदर मेरे पास क्या वैल्यू चली गई है इस वक्त, 10। मैंने पहले इस वैल्यू को कैलकुलेट किया जो भी टू बनती थी, और उसको मैंने उठा के कहीं रख दिया की के अंदर। नेक्स्ट वी हैव j इक्वल टू i-1। सो j की वैल्यू मुझे फिलहाल नहीं पता, बट आई नो द वैल्यू ऑफ i की वैल्यू आपने ऊपर बताई थी मुझे कि 2 है, सो 2 - 1 इज दैट इज इक्वल टू 1। तो इवेंचुअली आपके पास j की वैल्यू जो बनती है वो मेरे पास बन जाती है j इक्वल टू, अगर j ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि मेरे पास जो मेरी कंडीशन बन रही है वो कंडीशन क्या है कि अगर मेरे पास 1 ग्रेटर देन 0 हो, एंड, अच्छा एंड यहाँ पे लगा हुआ है, एंड का सिंपली जो मकसद है वो ये होता है कि आपके पास आप एंड ऑपरेटर उस वक्त लगाते हैं जब आपको लेफ्ट और राइट बोथ साइड कंडीशंस ट्रू करनी होती है। हम यहाँ पे और ऑपरेटर भी यूज कर सकते थे अगर और होता, तो लेफ्ट और राइट इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती तो मेरा कोड चल जाता, लेकिन हमने यहाँ पे बीच में एंड का ऑपरेटर यूज किया है। दैट सिंपली मीन्स कि मुझे दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना लाजमी है। एरे ऑफ जे ग्रेटर देन की, एरे ऑफ जे की वैल्यू क्या है सर, एरे ऑफ जे की वैल्यू मैंने अभी तक कैलकुलेट नहीं की, बट मुझे पता है कि जे की वैल्यू है 1। तो जे एरे ऑफ जे के फर्स्ट इंडेक्स पे रखा हुआ है 30। 30 ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, की के, एंड द की वैल्यू दैट इज ऊपर आपने डिफाइन की थी 10। अब आपने ये चेक करना है, कंपेयर करना है कि क्या 1 बड़ा है 0 से, डेफिनेटली, एंड 30 बड़ा है 0 से, डेफिनेटली। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ही मैं अपने पास इस लूप के अंदर आऊं। अगर ये कंडीशन मेरी एक भी ट्रू नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मेरे पास कुछ इस टाइप का लिखा होता कि मैं कह देती आपको कि यार यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ग्रेटर देन 0, एंड यहाँ पे मैं लिख देती आपको कि 10 ग्रेटर देन 20। लेट सपोज अगर हम इस तरह से कुछ लिख देते तो डेफिनेटली ये लाइन आपकी रॉन्ग हो जाती, यानी कि आप इस स्टेप पे नहीं डिफाइन कर सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो अगर आपकी एक भी स्टेटमेंट मेरी ट्रू नहीं होती, या एक भी स्टेटमेंट इन दोनों में से फॉल्स हो जाती है, तो वो आपके पास कंसिडरेबल नहीं होगा लूप के अंदर आना। देन मैं अपने पास अगर लूप के अंदर आ रही हूँ तो मुझे अपने जे वाली पोजीशन की जो वैल्यू है, एरे ऑफ जे ये है, एरे ऑफ j+1 ये है, जे की वैल्यू उठानी है और उठा के कहाँ रख दी है, j+1 पे, यानी कि मेरे पास 30 आ जाएगा इधर और 10 चला जाएगा इधर। उसके बाद जे में से एक माइनस करना है, जे की वैल्यू क्या थी मेरे पास इस वक्त 1 थी, तो अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में जब मैं स्वैपिंग कर रही होंगी तो जे में से मुझे एक वैल्यू मजीद माइनस करनी है। सो जे की वैल्यू जो करंटली मेरे पास जे इक्वल टू j-1, तो जे की वैल्यू आपने ऊपर क्या बताई थी मुझे, 1। 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो जे की वैल्यू अब इस स्टेप पे मेरे पास क्या हो गई है, 0 इंडेक्स, मतलब कि मैं इस वक्त जे की वैल्यू 0 कर रही हूँ। इन केस अगर मैं ये वाला स्टेप फॉलो नहीं करती तो मेरे पास क्या वैल्यूज होती, अगर मैं स्वैपिंग नहीं करती और मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू होती, तो मेरी जो की वैल्यू होती है कि 10 वाली वैल्यू जो होती वो उठ के कहाँ चली जाती, j+1 में, यानी कि इस इंडेक्स के ऊपर वो आके स्टोर हो जाती।
ये वो कैलकुलेशन है जो एक आइट्रेशन में, यानी कि एक स्टेप में आपका कंपाइलर करता है। मैं एरो की से स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, जरा गौर करिएगा। आपके पास जो ये लेफ्ट साइड वाला एरो है, जब ये एरो आपके पास आपके सूडो कोड के अंदर आएगा, स्टेप बाय स्टेप कंडीशन रन करेगा, तो आपकी ये एरे की वैल्यूज और आपकी ये वाली जो वेरिएबल्स की वैल्यूज है, इनमें चेंजेस अकर होंगे। सो मेक श्योर कि आप ये चेंजेस को जरा एक दफा गौर से देखिएगा, ठीक है। लेट सपोज स्टार्ट करते हैं अपने पास यहाँ से। start, ठीक है। देखें, जैसे ही आपके पास एक स्टेप पहले जीरो था, अब मैंने जैसे ही आपके पास इस सेशन सॉर्ट को रन किया, मेरे पास आई की वैल्यू 2 हो गई, जो कि आपने यहाँ पे डिफाइन की है। जे की वैल्यू मेरे पास 1 हो गई, जो कि मैंने यहाँ बताई। की वैल्यू आपके पास 10 है। एरे ऑफ जे आपके पास 30 है। एरे ऑफ जे प्लस वन आपके पास 10 है। यही था एरे ऑफ जे, और जे प्लस वन की वैल्यू हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी थी, 30 और 10। जब आपके पास ये स्टेप कंप्लीट होता है, दैट मीन्स कि मैं अभी, मेरी कंडीशन ट्रू थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन ट्रू होने की वजह से मैं इस लूप के अंदर हूँ, ठीक है, मैं लूप के बाहर नहीं आई। जैसे ही इसको पैरामीटर क्लोज मिला मेरे लूप का, ये वापस कहाँ चला गया, मेरे पास सूडो कोड के इस वाले फॉर के लूप के बाहर चला गया। लेकिन इसने देखा कि नहीं, और भी कंडीशंस है, और भी आइटरेशंस मेरी बाकी हैं। इसने अब जे की वैल्यू को क्या कर दिया है, वही वाली रखी, चेंज नहीं की। वापस ही ऊपर जाएगा, और वापस ऊपर आने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना चाहिए था, जे की वैल्यू अब जीरो है। जे की वैल्यू जीरो होने के बाद आपके पास यहाँ पे एरे ऑफ जे की वैल्यू नल कर दी इसने। अगेन यहाँ पे एरे ऑफ जे प्लस विथ 10। आई की वैल्यू इस वक्त 3 हो गई, पहले आई की वैल्यू 2 थी। अब मैं न्यू आइट्रेशन स्टार्ट करूंगी, आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एट द सेम टाइम अगर आपने यहाँ पे देखा हो प्रीवियस आइट्रेशन में, प्रीवियस वैल्यू पे भी चला देती हूँ, पहले यहाँ पे 10 था, ठीक है, दोबारा से स्टार्ट से देखो, यहाँ पे 30 था और 10 था। जैसे ही मेरे पास एक आइट्रेशन कंप्लीट होगी, आइट्रेशन कंप्लीट कैसे पता चल रहा है, जैसे यहाँ पे 2 था, आई की वैल्यू चेंज होगी, 3 हो जाएगी। 2 है, यहाँ पे 30 हुआ, एंड देन ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या पुट हो गया, 10। 10 क्यों पुट हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पे स्वैपिंग कर दी एरे ऑफ जे की पोजीशन की वैल्यू जे प्लस वन। जे प्लस वन से करने के बाद एरे ऑफ जे आपके पास इस वक्त क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहाँ पे आपके पास एरे ऑफ जे की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। जे की वैल्यू जीरो मतलब एरे ऑफ जे की वैल्यू जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोई भी वैल्यू नहीं है। नाउ अगेन अब आई की ये दोबारा ऊपर आएगा, क्योंकि अब लूप के अंदर आ चुके थे एक बार, तो दोबारा यहाँ से शुरू नहीं होगा, अब वापस आप लूप के अंदर से स्टार्ट कर रहे हैं ना। आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली मेरी 3 है। आई की वैल्यू आपने लूप में इनिशियलाइज एक दफा की थी, दोबारा वो नहीं होगी, क्योंकि आप लूप के ब्रैकेट के अंदर बात कर रहे हैं। अब ए ऑफ आई, एरे ऑफ आई की वैल्यू की के पास चली जाएगी। एरे ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है, 3। सो यानी कि अब एरे ऑफ 3 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो एरे ऑफ आई की वैल्यू है। एरे ऑफ 3 इंडेक्स पे था 40, और 40 वैल्यू कहाँ चली गई, की के पास, यानी कि इस स्टेप के बाद की वैल्यू यहाँ पे 40 शो होनी चाहिए। शो हो रही है आपके पास। जे इक्वल टू जे माइनस वन है। जे इक्वल टू जे माइनस वन का मतलब क्या था कि जे आई, सॉरी, जे इक्वल टू आई माइनस वन। आई की वैल्यू 3 थी, अब आई की वैल्यू क्या, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई 3 माइनस वन दैट इज इक्वल टू 2। तो यानी कि जे इस वक्त मेरा जो जीरो है, इसको 2 हो जाना चाहिए आफ्टर दिस स्टेप डेफिनेटली। जैसे ही ये 2 हुआ, एरे ऑफ जे भी क्या हो गया, 2 हो गया। 2 पोजिशन पे मेरे पास क्या रखा हुआ था, 30। जे प्लस वन पे क्या रखा हुआ था, 40। जो करंट पोजिशन है, उस पोजीशन से आगे वाली पोजीशन जे प्लस वन कहलाएगी। हमेशा ये याद रखिएगा, जे की जो पोजीशन करंट है, उससे आगे वाली पोजीशन आपकी जे प्लस वन कहलाएगी। ऐसा मत अज्यूम कीजिएगा कि ये हमेशा जे है और ये हमेशा जे प्लस वन है। अगर आप ये कंडीशन अज्यूम करके चलेंगे, तो आप इन दोनों कंडीशंस के अंदर ही लूप को इनफाइनाइट चलाते रह जाएंगे। आपकी कंडीशंस आगे मूव फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगी। सो मेक श्योर कि जब भी आप लूप चला रहे हो तो, और आपके पास इंडेक्सेस हो, तो जो करंट पोजीशन है उससे आगे वाली पोजीशन आपकी जे प्लस वन बनती है। तो हमेशा सेकंड पोजीशन जे प्लस वन नहीं होती, जो करंट है उसके बाद वाला। अगेन फिर आप वापस आएंगे लूप के बाहर। ये आपके पास इसी तरीके से जे की वैल्यू अब क्या होगी, मेरे पास 4, आई की वैल्यू 4 हो गई, जे की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। इस तरीके से आपके पास पूरा लूप जो है चलता रहेगा, और यहाँ पे आपके पास एट द एंड ऑफ द डे कंडीशंस जो है ट्रू होके 10, 30। अच्छा, अब यहाँ पे 2 दफा 30 आ रहा है, ओके, सॉल्व होके यहाँ पे 20 आ गया। क्यों, क्योंकि आपने इसको और इसको
ये 20 और 30 को आपस में स्वैपिंग की थी, और उसके बाद आपके पास रिजल्ट डन हो जाता है। मैं आपसे रिकमेंड करूंगी कि आप इसको पेपर के ऊपर भी एक दफा खुद से इम्प्लीमेंट लाजमी करें। आपके पास पेपर में क्विज़ेस वगैरह में ना इस टाइप के क्वेश्चंस है, लॉजिकल क्वेश्चंस है बेसिकली, कि ना आपको एक सूडो कोड दे दिया गया और सूडो कोड की वैल्यूज आपके पास डिफाइंड इसी तरीके से कर दी गई। नाउ आई हैव टू आस्क के व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जे एंड J+1 इफ द वैल्यू ऑफ I इक्वल टू 4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? क्या सारी कंडीशंस को, सारे जितने भी आपके पास आइट्रेशन है, एक एक करके चलाएंगे? अभी तो आपके पास चलो चार थे, तो आपने कहा चलो ठीक है आई कैन डू इट मैनुअली, बट इफ यू डोंट हैव अ प्रैक्टिस और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं होगी ज्यादा अच्छी, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम इसमें कंज्यूम। इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन, मैक्सिमम 1 या 2 मार्क्स का बनता है मेरे हिसाब से। तो अगर मैं कोई से भी ऐसा कोई सवाल आपको देती हूँ, so what will be the value of I, या what will be the value of J+1 if the uh, loop, या if the value of I equal to 4, या if the value of J equal to 1, या ऐसे भी हो सकता है what will be the value of J if I equal to 4 and J+1 equal to 20। तो ऐसा भी कुछ ना ट्रिकी क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको दिए जा सकते होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो आपको ना इस आइट्रेशंस की प्रैक्टिस होनी जरूरी है। नेक्स्ट वी हैव, हम इसी इंसर्शन सॉर्ट की ही अभी बात करेंगे आगे चल के। यहाँ पे आते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डिस्कस, कि आपके पास किस तरीके से यहाँ पे ये क्या चीज कर रही है। चेक क्लियर कर देते हैं, मैं आपको ताकि आपको नजर आ सके clearly। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मेरे पास ये इंसर्शन सॉर्ट का वही वाला सूडो कोड है जो आपने किया था। हमने अपनी क्लास के अंदर कुछ चीजें थी जो आपसे डिस्कस की थी, कि आप किस तरीके से एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सूडो कोड की। हमने कुछ आपके पास सूडो कोड्स आपको क्लास में दिए थे, कुछ बेसिक सूडो कोड्स की एग्जाम्पल आपको दी थी, और कहा था कि इनको देखते हुए आप किसी भी सूडो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। राइट नाउ मेरे पास एक सूडो कोड अवेलेबल है आपके लेफ्ट साइड। ठीक है, इस सूडो कोड को देखते हुए हमें डिसाइड करना है कि व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, किस तरह से निकलेगी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आप उसकी बेस्ट और वर्स्ट केसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आई रिपीट, अगर आपके पास पेपर और पेन है तो अपने पास रखिएगा, बिकॉज फर्दर नाउ वी हैव टू गो विद द कैलकुलेशंस, और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, क्योंकि हमने ये कहा था कि आपको हर चीज बड़े जो भी आप कॉम्प्लेक्सिटी की बात करती हैं बड़े प्रूफ करके, ये इसको डिफाइन करके जस्टिफाई करना होता है। जस्ट फॉर द वर्डिंग, जस्ट फॉर द डिस्क्रिप्शंस आर नॉट इनफ टू टेल द एवरीथिंग। तो यहाँ पे ना आपके पास, लेट सपोज हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। आई नो यू ऑल हैव टू नो कि आपके पास इंसर्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² होती है, बट अगर हम इसके मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन की बात करें, मैथमेटिकल प्रूफ की बात करें, तो हाउ कैन वी प्रूव इट? हम कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे, उसको कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि हाँ भाई ये जो मैथमेटिकल जो बात आप कर रहे हैं वो इसमें जस्टिफाई हो रही है या जस्टिफाई बैठ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट के अंदर दो चीजें हैं, एक कॉस्ट है और दूसरा आपके पास टाइम लिखा हुआ है। अच्छा, कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है आपके पास नंबर ऑफ लाइंस दैट आर यूज और दैट आर नीड टू बी कैलकुलेटेड। कितनी नंबर ऑफ लाइंस आपके पास कोड, सूडो कोड में मेंशन है, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय द कॉस्ट। अगर पहली लाइन है तो आप इसको C1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरी है तो C2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीसरी है तो C3 एंड सो ऑन फर्दर। आपके पास जितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी उतनी नंबर ऑफ लाइंस मेंशन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, वो कॉस्ट कहला रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे C3 मेंशन नहीं है। C3 मेंशन क्यों नहीं है यहाँ पे? अगर आपने अपना कोड देखा हो, इनकेस दैट इज माय सूडो कोड, सूडो कोड में ये जो मेरी लाइन थी, दिस वन इंसर्ट वाली, ये आपके पास कमेंटेड लाइन है। कमेंटेड लाइन कभी भी आपके पास कंपाइलर रीड नहीं करता है। कमेंटेड लाइंस कंपाइलर के लिए नहीं होती है, इट इज जस्ट फॉर द यूजर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन दैट लॉजिक कोड और इन दैट लाइन। तो अब आपके पास क्या हो गया यहाँ पे,
कि जब आप इस लाइन को या इस कोड को रन कर रहे होंगे तो लाइन नंबर 3 इज रिजर्व फॉर द यूजर्स इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स कि आपके पास वो कमेंटेड है। वो उस लाइन को कमेंटेड ही रहने देगा और आगे से अपनी सीक्वेंस स्टार्ट करेगा। दैट लाइन इज रिजर्व फॉर द कमेंट, वो काउंटेबल है लेकिन वो रीडेबल नहीं। कंपाइलर विल नॉट रीड, दैट्स वाई उसने एक जगह छोड़ दी और उसने 0 लिख दिया और उसके बाद से अपनी सीक्वेंस स्टार्ट कर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास कॉस्ट के साथ एक और कॉलम मिलता है आपको टाइम्स का। हाउ मेनी टाइम्स विल दिस लाइन रन? nth टाइम तक जा रहा है, n-1 तक जा रहा है, n+1 तक जा रहा है। कहाँ तक मेरी ये लाइन जो है रन करके मुझे आउटपुट प्रोवाइड करेगी? हम ये देख रहे होते हैं अपने पास इंसर्शन सॉर्ट की टाइम है। इंसर्शन सॉर्ट इज नॉट नेसेसरी कि हम इसमें देखें, हम किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम में यही चीज देख रहे होते हैं कि nth टाइम्स तक जानी चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे देखें nth टाइम्स की अगर हम बात कर रहे हैं, कॉस्ट आपके पास मेंशन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फॉर लूप लगा हुआ है जिसकी वैल्यू j=2 है और वो टू से लेके टू a.length का मतलब क्या है? एरे डॉट लेंथ। प्रीवियस वाला जो आपने सूडो कोड देखा था, अ, उस सूडो कोड के अंदर आपके पास ए के साथ कॉमा लगा के एन भी मेंशन था। राइट नाउ मैंने एन मेथ को लिमिटेड नहीं किया, मैंने अपने एरे के साइज को यहाँ पे लिमिटेड ही नहीं किया। जितना यूजर में एरे इनपुट करेगा, जितनी यूजर की वैल्यू इनपुट हो रही होगी, वो सारी की सारी वैल्यू जो है आपकी लेंथ काउंट कर लेगा डायरेक्टली। सो यू डोंट नीड टू fix the size or you don't need to initialize the size of an array here। ठीक है, इतना होगा लिमिटेड, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। एरे की लेंथ आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करनी है। आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन यहाँ पे हो रही है कि आपने जब क्लास में पढ़ा था तो आपने कहा था कि मिस एरे का जो लूप है वो लूप चलता है n+1 टाइम्स तक, और जो एरे की सॉरी लूप की जो कंडीशंस है वो चलती है n+1 टाइम्स तक, और जो इंटरनल उसका जो सब पार्ट होता है यानी कि जो उसकी ब्रेसेस की या जो बॉडी की स्टेटमेंट्स या वट एवर द लॉजिक वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन द लूप, वो आपके पास जो चल रही होती है वो सारी की सारी कंडीशंस आपके पास जो है वो nth एलिमेंट तक चलती हैं। ये याद है ना बात आपको? तो यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी आपकी लॉजिक और जो कॉन्सेप्ट था वो आपको डिफरेंट फील हो रहा होगा। ये चीज हम यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं कि आपने जो चीज पहले प्रीवियसली मुझसे डिस्कस की थी वो कुछ इस टाइप की थी कि मिस अगर लूप होगा तो आपने कहा था कि वो n+1 तक जाएगा, और अगर इंटरनल स्टेटमेंट है लूप की, दैट विल बी गो टिल टू द nth टाइम्स। ठीक है, इट डजंट मैटर कि यहाँ पे आप क्या मेंशन कर, आपके पास कंसेप्चुअली आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। अगर मैं कह रही हूँ लूप की कंडीशन एक इजाफी चल रही है, एक ज्यादा चल रही है, तो उसमें से हम एक नंबर माइनस करके अपना ये वाला लूप चलाते हैं। ठीक है, यानी कि मैं अपने पास इस n+1 को क्रॉस करके या इस n+1 को छोड़ के अपने पास नीचे जो एक स्टेटमेंट है उस पर आ जाती है, यानी कि ये वाला जो था इसमें से एक मैंने क्या कर दिया था माइनस। ऐसे ही कंडीशन चली थी मेरी। तो अगर मेरे पास n लिखा हुआ है, अगर मैं ये कह दूं कि मेरा लूप nth टर्म तक चल रहा है, ऑल्दो कंपाइलर उसको n+1 ही कंसिडर कर रहा है, तो अगर वो n+1 है तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो कंडीशन जो आप नीचे स्टेटमेंट्स डिफाइन कर रहे हो वो कहाँ तक चलेगी? n से एक वैल्यू कम। अगर n+1 था तो कहाँ तक चली थी? n तक। लेकिन अगर n ही है तो n से अगर एक वैल्यू कम चलानी है, एक आइट्रेशन कम चलानी है, तो क्या हो जाएगा? n-1 करके। और n-1 करके जब आप लिखेंगे तो ये n का एक ही आइटरेटिव पार्ट कम होके डिफाइन कर रहा है। सो अगर आप n लिखते हैं तो आप उसको n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप उसको n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप n लिखते हैं। ये वाली बात अगर आपको क्लियर है तो मुझे माइक या अपने पास चैट के अंदर बता दीजिए, ताकि फिर हम आगे अपने पास कंटिन्यू करें फर्दर कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको भी एक क्लैरिटी रहे। ठीक है, अगर मैं आपको अभी क्लैरिटी नहीं होगी तो डेफिनेटली मैं आपको बताती रहूंगी एंड फायदा कुछ नहीं होगा, आपका सारी टाइम ही वेस्ट होगा क्लास का। ठीक है,
सो इफ इट इज क्लियर टू यू कि आपके पास ये n और n+1 का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो मुझे बता दे। मैं दोबारा से रिपीट भी कर देती हूँ जो भी मैंने दोबारा बात बोली है, एंड देन मैसेज के अंदर अपना माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो जस्ट आस्क द क्वेश्चन एज। मैंने ये कहा है कि अगर मेरे पास n+1 तक लूप चल रहा है, कंपाइलर एक लूप n+1 तक चला रहा होता है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द लूप आ रही होती है वो nth एलिमेंट्स तक जाती है, nth नंबर ऑफ आइटरेशंस तक। लेकिन अगर मेरे पास nth नंबर ऑफ टर्म्स तक मेरा लूप चल रहा है, देखिए n भी रिप्रेजेंट ना n+1 को ही कर रहा है, जस्ट हमने उसको डिफाइन n तक करा है। तो अगर मेरे पास n तक चल रहा है तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे n अगर चल रहा होगा तो उसमें से भी एक माइनस होगा। जब n+1 से भी एक माइनस हो रहा था तो n से भी एक माइनस करेंगे, और अगर n में से भी आप एक माइनस कर देंगे टर्म, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पास बन जाती है n-1 की टर्म। तो n-1 आपके पास तो सारी जितनी भी आप लूप के अंदर स्टेट, देखिए ये लूप की बॉडी यहाँ पे थी और ये सारा का सारा स्टेटमेंट इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पर i=j-1 तक ये सारा का सारा इसके अंदर आ रहा है। इन सारी स्टेटमेंट्स को मैंने n-1 कर दी, ये सब लूप का पार्ट है। ये वाली बात यहाँ तक स्टेप नंबर 4 तक आपको क्लियर आ रही है समझ? तो मुझे बताएं, नहीं आ रही तो आई विल रिपीट इट अगेन। मैसेज में बता सकते हैं, चैट पे बता दें, या तो फिर माइक ऑन करके भी आप बता दें यस एंड नो, ताकि हम फर्दर जो है आगे से कंटिन्यू करें। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो फर्दर आगे की कैलकुलेशंस में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे चलते हैं, हम इन सबमिशन वाले पार्ट के ऊपर आते हैं। अदरवाइज फिर आपके लिए, अच्छा चलो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ओके। चले, वेरी गुड, अच्छा सही है, थैंक यू सो मच। अब हम आगे से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि n-1 की टर्म्स आ रही। नाउ वी हैव अनदर टर्म जिसके अंदर लिखा हुआ है while I greater than 0। अच्छा, मीटिंग ये 10 मिनट्स में एंड हो जाएगी, तो डेफिनेटली मैं दोबारा से आपके सीआर को लिंक शेयर करूंगी, एंड काइंडली मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग जल्दी मीटिंग ज्वाइन कर ले, क्योंकि वी हैव ऑलमोस्ट अराउंड 20 मिनट्स अभी रहते हैं ना, तो वी कैन मेक अनदर सेशन। यहाँ पे आपके पास आई की वैल्यू जो सॉरी वाइल लूप के अंदर आ रहे थे हम, वाइल आई ग्रेटर देन 0 एंड एरे ऑफ आई ग्रेटर देन। ठीक है, हमारे पास इस वक्त हम ये बात डिस्कस नहीं कर रहे कि आई की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू क्या है, की वैल्यू क्या है, वो हम प्रीवियसली आइटरेटिव प्रोसेस में देख चुके थे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी। और मैंने आपसे ये बात क्लास के अंदर कही थी कि अगर आप अपने पास लूप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो समीशन इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लूप। याद है ये वाली चीज कि हमने आपको पहले ही कही थी कि समीशन जो है आपके पास लूप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लूप को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि अगर आप समीशन साइन लगा रहे हैं और मैंने यहाँ पे कह दिया कि जे की वैल्यू j=2 है, और यहाँ पे आप कहाँ तक जा रहे हैं nth क्रम तक, जे की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे भी 2 थी और आप कहाँ तक जा रहे थे nth क्रम। यहाँ पे आपने n लिखा था, आप यहाँ पे t लिख रहे हैं, जस्ट टू मेक श्योर टू चेंज द वेरिएबल नेम, इसलिए हमने t ऑफ j लिख दिया। आप चाहें तो यहाँ पे t ऑफ j की जगह n है तो पर आप m लिख देते, m की जगह आप चाहते तो यहाँ पे x लिख देते। ठीक है, कोई भी वेरिएबल जो आपको फिजिबल होता t की जगह आप वो यूज कर सकते थे। जिस तरह से यहाँ पे n था इसी तरह यहाँ पे t है। अब सवाल है कि मैं इसके साथ आपने j भी लगाया हुआ है। j इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि आप जो लूप चला रहे हैं वो j का लूप है। ये देखो, फॉर के लूप के अंदर ही मैंने while का लूप लगाया है, मैं while के लूप के लिए फॉर के लूप से बाहर नहीं आई। इट मीन्स के देयर इज अ नेस्टेड लूप। अब आप चाहते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे भी ना फॉर का लूप लिख सकते थे, कोई मसला नहीं था, कोई लॉजिकली प्रॉब्लम फेस नहीं होती। आपके पास थोड़ी सी एक दो लाइन की शायद कंडीशन या लॉजिक्स में फर्क आ जाता है, एंड दैट्स इट, इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होती। बट हमने यहाँ पे वाइल क्यों लगाया, सवाल पहले ही। हम वाइल का लूप इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पे ताकि आपको वाइल के और फॉर के लूप से दोनों से कॉन्सेप्चुअली पता चल सके कि अगर वाइल का लूप होगा तो भी हम सेम काम कर सकते हैं, अगर फॉर का लूप होगा तो भी हम सेम काम कर सकते हैं।
और द सेकंड क्वेश्चन इन योर माइंड इज कि मिस समीशन साइन वाइल के साथ ही क्यों लगा, फॉर के साथ भी तो लग सकता था। आप समीशन साइन किसी के साथ भी लगा लें, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। आपका समीशन साइन सिर्फ रिप्रेजेंट करता है लूप को, और हमें एक स्लाइड के अंदर या एक जगह पे हमें कहीं पे दिखाना था कि आप समीशन को भी एज अ कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव एडेड है। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं। आप चाहते तो यहाँ पे भी एन की जगह कोई और वेरिएबल नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह से आपने n-1 लिखा है, इसी तरह यहाँ पे आपने t(j)-1 लिख दिया। n की जगह पे t था, तो n-1 की जगह पे t(j)-1। ये वाली लाइन मेरी लूप के एक लूप के बाहर है, दैट्स वाई मैं वापस nth फॉर्म में आ गई। ये जो आपके पास, मैं इसको ना बॉक्स में करके दिखा देती हूँ आपको। वेयर इज द बॉक्स। ये समझ लें कि ये जितना भी वाइल वाला पार्ट है आपका ना, उस वाइल वाले पार्ट को आप अपने अंदर जो है अ, उसको t(j) और समीशन से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और बाकी जो आपका पार्ट होगा, बाकी जो आपका ग्रुप होगा, इस वाले पार्ट की जो मैं बात कर रही हूँ, ये बाकी जो पार्ट है उस पार्ट को आप अपने पास जो है इससे डिफाइन करेंगे। और बाकी जो रह जाएगा फॉर लूप वाला पार्ट, देखिए ये फॉर लूप के अंदर आ रही है जे की स्टेटमेंट, ठीक है। वाइल वाला पार्ट जो था वो यहाँ तक खत्म हो रहा है, ये फॉर की। तो फॉर में हम एन की टर्म में बात कर रहे थे, और वाइल में हम समीशन और जे की टर्म में बात कर रहे हैं। तो जे की टर्म में जब हम बात कर रहे हैं, तो आपने वहां पे समीशन के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, और जब हम इस वाली टर्म की बात कर रहे हैं तो इसमें हमने एन टर्म में बात कर। आपको एक रिक्वेस्ट है, आप इस स्लाइड का जरा सा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसके बाद इसके अंदर इसको नोट डाउन करें। नाउ, तो एक दफा इस स्लाइड का या तो स्क्रीनशॉट या पिक्चर ले लें, क्योंकि अगर फर्दर स्लाइड्स जो अभी हमने आगे देखनी है, उन स्लाइड्स के अंदर आप देखेंगे कि मैं इन स्लाइड्स की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको करवाऊँ। ठीक है, तो उन मैथमेटिकल कैलकुलेशन जस्ट लाइक दिस। तो इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करने के लिए आपके पास एक दफा इन स्लाइड की पिक्चर होना जरूरी है, ताकि आप भी साथ साथ इसको कैलकुलेट कर सकें। देखिए हमें अपने पास यहाँ पे बेस्ट केस वर्स्ट केस सारे केसेस को आज रीड आउट करना है, फाइंड आउट करना है कि आपके पास बेस्ट केस कैसे कॉम्प्लिकेशन किस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं तो वर्स्ट केस आप सेशन सॉर्ट का किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अभी हमें कवर करनी है। तो आई रिकमेंड कि आप इसका एक दफा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, वैसे भी टाइम खत्म होने वाला है इस वाली मीटिंग का। तो 1 मिनट आप जस्ट मुझे दीजिएगा, मैं आपकी स्क्रीन का आपकी इसका पिक्चर लेना चाह। ठीक है, हम फिर एक न्यू मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं। अभी ये तो वाइंड अप होने वाली है, जैसे ही आप मीटिंग ज्वाइन करेंगे फिर हम उसके अंदर जो है आपके सबसे पहले अटेंडेंस ले लेंगे। अटेंडेंस के साथ फिर हम जो है आपके पास फर्दर जो है उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर पहले कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ताकि फिर हम अपने पास आगे जो है वो कंटिन्यू कर सकेंगे इजीली। क्योंकि अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा होगा तो फिर आप लोग को जो है थोड़ा सा आगे के कॉन्सेप्ट लेना प्रॉब्लम हो। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, दोबारा से मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। और जब न्यू मीटिंग आप ज्वाइन करेंगे देन वी विल टेक फर्स्ट अटेंडेंस एंड देन फिर आपके पास फर्दर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।